हेलो 11th क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। और मैं आपकी ज्योग्राफ़ी की मैम जॉन मैम बोल रही हूँ। तो बच्चों, मैं एक बार फिर से ऑनलाइन ज्योग्राफ़ी की क्लास में आप सभी 11th क्लास के ज्योग्राफ़ी के बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी हम लोगों ने पिछले दिनों आपकी जो ज्योग्राफ़ी की फर्स्ट बुक है ना, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट बुक है। इस बुक का हम लोगों ने सेकेंड लेसन शुरू किया था, ठीक है। सेकेंड लेसन का नाम क्या था बच्चों? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, है ना। तो इसका हम लोगों ने भाग 1 पढ़ा था पिछले हफ्ते। भाग 1 में हम लोगों ने देखा था कि जो पृथ्वी से की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, है ना, इन सिद्धांतों को हम लोगों ने देखा था। 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, आरंभिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। आरंभिक सिद्धांत में को भी 2 वर्गों में रखा गया, ये हम लोगों ने देखा था, विकासवादी और प्रलयवादी सिद्धांत। ये भी हम लोगों ने देखा। विकासवादी सिद्धांत के जो मानने वाले जो विद्वान हैं या जो दार्शनिक हैं, उनका मानना था कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति जो है वो सूर्य यानी अपने ही तारे से हुई है। जबकि प्रलयवादी जो सिद्धांत वाले थे, इनके अनुसार, इन विद्वानों के अनुसार, कि इन्होंने 2 तारों को, है ना, 2 तारों को क्या माना था? पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण माना था। यानी इन 2 तारों के निकट आने से ही, है ना, जो पृथ्वी है और बाकी ग्रह हैं उनका क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा सिद्धांत है, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक सिद्धांत, ठीक है। तो दूसरा सिद्धांत क्या है बच्चों? आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत जो इसको हम बिग बैंग सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। बिग बैंग सिद्धांत, या जिसको हम महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा तो हो गया आरंभिक सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है आधुनिक सिद्धांत, ठीक है। तो आधुनिक सिद्धांत में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बिग बैंग सिद्धांत के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ठीक है, जिसको हम महाविस्फोट सिद्धांत भी बोलते हैं या विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। तो 1920 ईस्वी में बच्चों विद्वान थे एडविन, जिनका नाम था एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने सबसे पहले प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। जो हमारा यूनिवर्स है उसका क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है ना। समय बीतने के साथ जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से क्या हो रही हैं? दूर हो रही हैं, है ना। आकाश गंगा क्या होता है बच्चों? किसको कहते हैं? आकाश गंगा जो है वो तारों का क्या है बच्चों? समूह है ना। और हमारे ब्रह्मांड में एक आकाश गंगा नहीं है, बल्कि अनगिनत है, असंख्य आकाश गंगाएं हैं, है ना। तो आकाश गंगा क्या है बच्चों? ये तारों का समूह है ना। और हमारे ब्रह्मांड में एक नहीं बल्कि असंख्य अनगिनत आकाश गंगाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। और हर आकाश गंगा में अरबों खरबों जो हैं वो तारे पाए जाते हैं ना। उनमें अरबों खरबों तारों की संख्या जो है वो पाई जाती। तो एडविन हबल ने क्या कहा? क्या प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है ना। यानी जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से क्या हो रही हैं? दूर हो रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इस थ्योरी को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जानते हैं। इसको हम एक उदाहरण से भी, अगर हम एक उसका बच्चों
बैलून का प्रयोग करें, एक बैलून आप लीजिए और बैलून के बाहर की तरफ आप काले पेन से उस पर क्या करिए, डॉट लगा दीजिए, निशान लगा दीजिए, ठीक है। और जब आप बैलून को फुलाओगे तो जो आपने उस पर ब्लैक पेन से निशान लगाए, जैसे जैसे बैलून फूलेगा वैसे जो आपने उस पर क्या लगाए हैं, निशान लगाए हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका बैलून है ना, अब इस बैलून में आपने क्या लगा लिया, निशान लगा लिया। तो जैसे जैसे आप बैलून फुलाओगे वैसे जैसे बैलून बड़ा होता जाएगा, ये निशान भी क्या हो जाते हैं, जो पास पास थे वो क्या होते जाएंगे, दूर दूर हो जाता है, फैलता है। यानी बैलून फैलेगा तो ये निशान भी उसके साथ साथ क्या होंगे, फैलेंगे। तो इस प्रयोग के द्वारा, जैसे बैलून का हमने उदाहरण दिया, इस उदाहरण से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जो हमारी आकाश गंगाएँ हैं, मान लीजिए आकाश गंगा है, इनका क्या हो रहा है, ये पहले क्या थी, नज़दीक नज़दीक, अब ये क्या हो रही है, दूर दूर हो रही है, ये सब क्या हो गई, दूर दूर हो गई। तो जैसे बैलून का उदाहरण हमने लिया कि बैलून के ऊपर जो डॉट अगर हम पेन से लगा दें, ब्लैक बिंदु लगा दें, और जब बैलून फुलाएंगे तो जैसे जब बैलून फूलेगा वैसे वैसे जो बिंदु हमने ब्लैक डॉट लगाए वो भी क्या होता जाएगा बच्चों, फैलेगा, है ना। तो ये प्रमाण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे ब्रह्मांड है उसका क्या हो रहा है बच्चों, विस्तार हो रहा है। यानी जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से क्या होती जा रही हैं, दूर होती जा रही है, दूर हो रही हैं। और इसीलिए इसको बोला जाता है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, है ना। तो इसको इसीलिए बोला जाता है आपका विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। समझ में आ गया। अब चलते हैं बिग बैंग सिद्धांत। विद्वानों का जो मानना है कि वो जो हमारी जो पृथ्वी है और जो ग्रह हैं उनका जो जन्म है वो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार उसका जन्म जो है वो एक छोटे से गोलक या एकाकी परमाणु के द्वारा जो है वो उसमें विस्फोट जब हुआ तो हमारी पृथ्वी और जो बाकी ग्रह हैं उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। यानी आकाश गंगाओं का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसकी निम्न अवस्थाएं हैं। क्या क्या अवस्थाएं हैं? पहली अवस्था जो है उसमें जो ब्रह्मांड जो वे सभी पदार्थ जिनसे हमारा क्या बना है बच्चों, ब्रह्मांड बना है ना, वो अत्यंत क्या था, एक छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर क्या था, स्थित था, है ना, जिसका आयतन भी बहुत अधिक था और जिसका तापमान और घनत्व अनंत था। अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं थी, है ना। तो जो एक छोटा सा गोलक था, है ना, जिससे हमारे क्या हुए, किसका जन्म हुआ, हमारे जो ब्रह्मांड है उसका जो जन्म हुआ। ये है छोटा सा गोलक, है ना, ये है एक छोटा सा बिंदु जिसको हम गोलक कह सकते हैं। यही वो पदार्थ है, छोटा सा पदार्थ जिसमें जब विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट के द्वारा ही हमारे जो आकाश गंगाएं हैं, है ना, उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। तो ये जो छोटा सा गोलक है ये एक ही स्थान पर स्थित था और इसी छोटे से गोलक में क्या हुआ, ये विस्फोट होने के बाद जो क्या है, हमारे जो आकाश गंगाएं हैं उनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो पहली अवस्था में क्या था कि वे सभी पदार्थ जिनसे हमारा ब्रह्मांड बना है वो एक छोटे से क्या थे, गोलक के रूप में थे, यानी एक छोटा सा पिंड था, है ना, एकाकी परमाणु था, एक छोटा सा पिंड था और इसी से उस ब्रह्मांड का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो पहला हो गया कि जो हमारे जिस पदार्थ से ब्रह्मांड का जन्म हुआ वो एक छोटे से गोलक के रूप में एक स्थान पर क्या था बच्चों, स्थिर था। अब चलते आगे, क्या हुआ दूसरी अवस्था में, लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व, है ना, इस छोटे से जो गोलक था उसमें एक बड़ा भयानक या भयंकर क्या हुआ, विस्फोट हुआ, एक बहुत महाविस्फोट हुआ, है ना, जिससे वो छोटा सा जो गोलक था यानी वो जो छोटा पदार्थ था वो क्या हो गया, टूट गया।
और उसमें क्या हो गई, गति उत्पन्न हो गई, और जिससे फिर किसका निर्माण हुआ, आकाशगंगा। इसको हम चित्र में देख सकते हैं। यही गोलक जो था 13 करोड़ से भी है ना ज़्यादा, है ना 13 अरब से भी ज़्यादा, 13.5 अरब से ज़्यादा वर्ष के जब समय हुआ तो यही गोलक क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, एक महाविस्फोट, एक भयंकर और जब ये विस्फोट हुआ तो ये क्या हुआ, टूट गया। ये देख रहे हैं, पहले ये एक था, अब कितने इसके भाग हो गए। तो ये विस्फोट के बाद क्या हो गया, टूट गया, है ना। ये पदार्थ, ये गोलक क्या हो गया, टूट गया। और इसके टूटने से ये क्या होने लगे, पहले ये स्थिर था, लेकिन जब ये टूटा, ये पदार्थ टूट के भागों में बंट गया तो इनमें गति हो गई, ये गति करने लगे, है ना, ये गति करने लगे, यानी इनमें क्या होने लगी, मूवमेंट आ गया। और इस तरह से किसका निर्माण हो गया बच्चों, आकाशगंगा का निर्माण हुआ। ठीक है। फिर क्या हुआ तीसरी अवस्था में, इसी दौरान लगभग 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान में, यानी जब आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ उसके बाद 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान में क्या हो गई, कितने डिग्री, 4500 यानी 4500 डिग्री केल्विन कमी आ गई। किसमें, तापमान में कमी है। और जब तापमान में कमी आ गई तो जो हमारे परमाणुवीय पदार्थ थे उनका निर्माण हुआ, है ना, यानी जो हमारे ग्रह वगैरह थे, है ना, उनका क्या हुआ, पिंडों का क्या हुआ, निर्माण, वो पिंड जिनको हम ग्रह कहते हैं। और इस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ और हमारा ब्रह्मांड जो है वो पारदर्शी हो गया। और इस तरह से बच्चों ब्रह्मांड की क्या हुई, यानी आकाश गंगाओं की क्या हुई, रचना हुई, उनका निर्माण हुआ। अब चलते ब्रह्मांड विस्तार का अर्थ। तो ब्रह्मांड विस्तार का अर्थ हम लोगों ने पहले भी देखा कि आकाश गंगाएं जो हैं उनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, उनके बीच की दूरी का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो उनके आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के विस्तार को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्रह्मांड विस्तार। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड विस्तार। तो ये समझ में आ गया कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस छोटे से गोलक यानी इस छोटे से पदार्थ के द्वारा हुई। कैसे हुई, इस छोटे से पदार्थ में क्या हुआ, अरबों वर्षों के बाद, यानी 13.7 अरब के बाद इसमें विस्फोट हुआ। अब विस्फोट होने के बाद ये छोटा पदार्थ जो था वो क्या हो गया, टूट गया। और टूटने के बाद जो इसके भाग हुए वो क्या होने लगे, गति करने लगे। और इस तरह से आकाश गंगा यानी ब्रह्मांड का क्या हुआ, निर्माण। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 3 लाख वर्षों के बाद जो तापमान था वो एकदम से क्या हो गया, कमी हो गया। तो कमी आ गई, जिससे जो क्या कहते हैं आपके जो परमाणुवीय पदार्थ थे उनका क्या हुआ, जन्म हुआ, यानी ग्रहों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार से बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की क्या हुई बच्चों, रचना हुई। तो ये हो गया पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत। पहला सिद्धांत था हमारा आरंभिक सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने देखा था 2 सिद्धांत, एक था विकास सिद्धांत और दूसरा था प्रलयवादी सिद्धांत। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा आधुनिक सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने देखा विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारी जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं। और इसका उदाहरण हम लोगों ने एक बैलून से देखा। ठीक है। और बिग बैंग सिद्धांत में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो एक किससे हुई है, एक छोटे से पदार्थ से हुई है, यानी एकाकी परमाणु या गोलक से हुई है। इसमें विस्फोट के कारण ये जब टूट गए, भागों में बट गया ये छोटा सा गोला या ये पदार्थ, तो यही जो टूटे पदार्थ थे वो गति करने लगे। और इसी के साथ ही हमारे आकाश गंगा की क्या हुई, निर्माण हुई। इतना समझ में आ गया बच्चों, 11th क्लास। आगे चलते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, आपकी बुक में दूसरा टॉपिक है तारों का निर्माण।
तारे आपने ज़रूर देखे होंगे बच्चों, रात में तारों को देखना सभी को अच्छा लगता है ना, आकाश में टिमटिमाते तारे। तो तारों का निर्माण कैसे हुआ, ये भी हमारे हमेशा हम लोगों के मन में आना एक प्रश्न रहता है। तो ब्रह्मांड में बच्चों लाखों करोड़ों तारे, आप गिन सकते हो तारों को? नहीं गिन सकते हो ना। एक तारा गिनोगे, 2 100 गिन लोगे, लेकिन तारों को नहीं गिन सकते क्योंकि इनकी संख्या क्या है, लाखों करोड़ों है ना। हमारे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारे मौजूद हैं। इन तारों का समूह ही क्या कहलाता है बच्चों, आकाश गंगा कहलाती है ना। तारों का समूह ही क्या कहलाता है, आकाश गंगा, यानी तारों का समूह ही जो है उसी से हमारे आकाश गंगाओं का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है ना। आपने आसमान में देखा होगा बच्चों, तारे जो हैं वो प्रायः समूह में होते हैं है ना। एकाकी तारा यानी अकेला तारा अपवाद स्वरूप ही पाया जाता है, बहुत ही कम देखा जाता है कि कोई तारा अकेला है। अगर आप एक तारा देखोगे तो उसके बगल बगल और बहुत सारे तारे दिखाई देने लगते हैं। तो तारे हमेशा समूहों में मिलते हैं, एकाकी तारे अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। हमारा आकाश गंगा जो है बच्चों असंख्य तारों का क्या है, समूह है। आपको पता है बच्चों, हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। हमारी पृथ्वी जो है और जो हमारा सौर मंडल है जिसमें हमारी पृथ्वी शामिल है, वो जानते हो उसकी आकाश गंगा में, उस आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी पृथ्वी और हमारा जो सौर मंडल जिस आकाश गंगा में है, उस आकाश गंगा को हम दुग्ध है ना, क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मिल्की वे बोलते हैं। हमारी जो पृथ्वी और हमारा जो सौर मंडल है वो जिस आकाश गंगा में है, उस आकाश गंगा का नाम क्या है बच्चों? दुग्ध मेखला हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको मिल्की वे के नाम से जान। तो हमारी पृथ्वी और सौर मंडल जिस आकाश गंगा में है, उसी की तरह असंख्य आकाश गंगा ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। अब चलते हैं आगे बच्चों कि तारों का निर्माण कैसे हुआ है ना। तो तारों का निर्माण जो है बच्चों निहारिका से हुआ है। निहारिका जिसको इंग्लिश में नेबुला के नाम से जाना जाता है, NEBULA, नेबुला। तो निहारिका से तारों का निर्माण हुआ, तारों का जन्म हुआ है। अब निहारिका क्या है, किसको बोलते हैं निहारिका? तो निहारिका जो है बच्चों वो धूल और गैस का बादल होता है ना, धूल और गैस का बादल है। इसमें मौजूद धूल और गैस, कौन सी गैस? हाइड्रोजन और हीलियम है ना। और बहुत सारे पिंडों के सहयोग से तारों का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम बच्चों आप जानते हो गैस ऐसी होती है ना, जिससे क्या होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो तारों में चमक इसीलिए होता है ना, वो इसीलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने हैं, इसलिए वो रात में टिमटिमाने लगते हैं है ना। तो हमारा जो तारों का जन्म है वो किससे हुआ है? निहारिका से। और निहारिका क्या है बच्चों? धूल और गैस का बादल है। बादल भी बोल सकते, झुंड भी बोल सकते हो ना। और इन्हीं से हमारे तारों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो तारे इसीलिए चमकते हैं क्योंकि ये किससे बने हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। और ये दोनों प्रकाश देते हैं ना, इसीलिए तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं। ठीक है। हमारे जो तारे हैं उनका निर्माण आज से लगभग 6 से 7 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 6 से 7 अरब वर्ष पहले। ठीक, ये देखिए मैंने निहारिका का चित्र बनाया, कुछ इसी तरह से होती हैं निहारिकाएं है ना। प्रकाश वर्ष, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना, विस्तार हो रहा का एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा के बीच में का क्या हो रहा है बच्चों? विस्तार हो रहा है, उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो आकाश गंगा के बीच की दूरी
कैसे नापी जाती है? तो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष के द्वारा नापी जाती है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो एक वर्ष या साल में प्रकाश यानी लाइट है ना, जितनी दूरी तय करता है बच्चों, उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। यानी एक वर्ष या साल में लाइट यानी प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। अब हमारे तारों का तो निर्माण समझ में आ गया कि तारा कैसे बने हैं, स्टार कैसे बने हैं। अब चलते हैं हमारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। ग्रहों के निर्माण की विकास की भी निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है कि ब्रह्मांड में निहारिका यानी जो गैस और धूल का क्या है बच्चों? बादल है। से किसका निर्माण हुआ? तारों का निर्माण हुआ, जिनमें कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें मिलती हैं। इन गैसों के जलने से ही क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए हमने बताया तारे क्या होते हैं? चमकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में निहारिकाओं से किसका निर्माण हुआ? तारों का निर्माण हुआ। दूसरी अवस्था में क्या हुआ? तारों के निर्माण के बाद उसमें स्थित यानी पाया जाने वाला अपकेंद्रीय बल के कारण उनमें से कुछ पदार्थ क्या हो गए? छल्ले के रूप में बाहर निकले। किससे छल्ले के रूप में बाहर निकले? तारों से निकले, छल्लों के। मैंने छल्ला बनाया है, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने छल्ला आपको समझाने के लिए। तो तारों के निर्माण के बाद जो तारों में अपकेंद्रीय बल है उसके कारण कुछ पदार्थ जो है वो छल्ले के रूप में क्या हुआ? तारों से अलग हो गया, बाहर हो गया। ठीक, इन छल्लों यानी वलय मतलब गोला, इन छल्लों या वलयों के संगठित होने से ही यानी इन्हीं छल्लों के संगठित होने से ही, मिलने से ही ग्रहों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। पहले तारे बने, तारों से फिर किसका निर्माण हुआ? छल्लों का निर्माण हुआ। फिर इन छल्लों के मिलने से क्या हुआ? किसका निर्माण हुआ बच्चों? ग्रहों का निर्माण हुआ। और ग्रहों का जब निर्माण हो गया तो यही प्रक्रिया जो तारों पर लागू हुई थी, यही प्रक्रिया फिर किस पर चलने लगी? ग्रहों पर लगी। और इस ग्रहों पर जब यही प्रक्रिया होने लगी तो ग्रहों से फिर उपग्रहों का क्या हो गया? निर्माण हुआ। और इस तरह से ग्रहों और उपग्रहों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो समझ में आ गया बच्चों कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें 2 सिद्धांत पढ़े, फिर तारों का निर्माण कैसे हुआ और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो ग्रहों का निर्माण पहले किसका निर्माण हुआ? निहारिका से तारों का निर्माण हुआ। तारों से क्या हुआ? अपकेंद्रीय बल के कारण जो पदार्थ हैं वो छल्ले के रूप में बाहर निकले और फिर यही छल्ला जो है वो संगठित होकर क्या बन गए? ग्रह बन गए। फिर ऐसी ही प्रक्रिया जो तारों पर के निर्माण में लगी थी वही प्रक्रिया ग्रहों पर जब होने लगी तो ग्रहों से फिर उपग्रहों का निर्माण हुआ। और इस तरह से हमारे ग्रहों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो आज का वीडियो यहीं तक है बच्चों। अगला भाग हम लोग नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो 11th क्लास तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।